मैं सिर्फ इस पूरी सिचुएशन में खास तौर से सभी दलों का जो एक मत रहा, चुनौतियां आप भी इसमें देखते होंगे, एक तरफ इनका मत है, दूसरी तरफ चुनौतियां है, वो सब कुछ एक तरफा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो माइनॉरिटीज के लिए वहां पर इस वक्त खतरा है वो एक बड़ा खतरा है, और उसको हम कैसे टैकल करते हैं उसमें एक बहुत बारीक सी लाइन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस वक्त। क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, घरों पर अटैक हिंदुओं की किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसके साथ लूटपाट तक की घटनाएं हैं, इसको भी तो हमको एड्रेस करना होगा एट द सेम टाइम। देखिए पूर्णिमा, इसे दो खानों में बांट करके आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। एक तो बांग्लादेश में परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है वो सामने है, और उस परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद में वहां से शेख हसीना हिंदुस्तान आती है पलायन करके, और हिंदुस्तान में शरण लेती हैं। और हिंदुस्तान में शरण लेने के बाद में फिर बांग्लादेश में जो जोर पकड़ता है उसको भी आपको गौर से देखना होगा। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही है? निश्चित तौर पे हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है, शेख हसीना के साथ बेहतर संबंध रहा है, और निश्चित तौर पर दोनों का जिस तरह से कोऑर्डिनेशन रहा है वो पड़ोसी मुल्क होने के नाते बहुत शानदार तरीके से, कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते ये रिलेशन रहा है। भारत से हमें कोई, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की नीति रही है, और आज भी यदि वो आई हैं तो निश्चित तौर पे उनका स्वागत है, और जब तक वो रहेंगी, जितनी उनको सुरक्षा चाहिए वो वहाँ हिंदुस्तान मुहैया कराएगा जब तक वो रहना चाहेंगी। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी झेलना पड़ेगा। वहाँ के नागरिक क्या सोच रहे हैं आज के वक्त में? यदि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर यदि इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है या उनके साथ जाति की जा रही है, तो वहाँ के लोगों में के जेहन में क्या चल रहा है उसे भी रीड करने की जरूरत है आपको। और हम समझते हैं कि बांग्लादेश में जो परिस्थिति आज के वक्त में पैदा हुई है, किसी भी देश का आंतरिक लोकतंत्र उसके ग्रास रूट से मजबूत होता है, वो आयातित नहीं होता है। हम बहुत मजबूत हैं तो वो भी मजबूत हो जाए, हमारे जैसा ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका अपना नेचर है, उसके अपने काम करने के तरीके हैं। परिस्थितियां बांग्लादेश में एक दिन में इस तरह से पैदा नहीं हुई है। यह बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बांग्लादेश तरक्की के राह पर चलते हुए भी वहाँ के लोगों का प्यार नहीं पा सका, विपक्षी पार्टियों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, या छात्रों के साथ भी, जिस छात्र नेताओं ने या जिस छात्रों ने ये आंदोलन के तौर पे अपनी शुरुआती दौर से शुरू की, और जिस तरह से सैकड़ों छात्र मारे गए, और उसके बाद में वो जब इंगित करती हैं तो छात्रों के साथ उग्रवादी, आतंकवादी जैसे शब्द, देशद्रोही जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं वो, तो निश्चित तौर पे बौखलाना स्वाभाविक है। और उसी बौखलाहट, जब कहीं भी आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए आते ही हैं। उन तो पर आप इसमें कोई साजिश नहीं देख रहे हैं किसी और कंट्री की? आप चीन पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट मैं उधर ही तो इशारा कर रहा हूँ, मैं उधर ही तो इशारा कर रहा हूँ, मैं उधर ही इशारा कर रहा हूँ कि परिस्थितियों को देखते हुए वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और निश्चित तौर पे उन लोगों ने भी अपनी रोटी मतलब मौके का फायदा बेसिकली उनकी तरफ से, सीइंग द सिचुएशन, द क्राइसिस, उनकी तरफ से मौके का फायदा उठाया गया। क्योंकि अचानक से आप देखिए, भले ही आवाज थी लेकिन इस तरीके से हिंसक नहीं हुई थी ना बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर ये क्रांति। हिंसक मोड़ उसने बहुत जल्दी, देखते देखते महीने भर में ले लिया। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, शेख हसीना को छोड़ना पड़ा बांग्लादेश, वहां से इस्तीफा देना पड़ा। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है, लेकिन भड़कती हुई हिंसा जरूर एक महीने के अंदर अंदर नजर आई है। सेंटिमेंट्स का जिक्र किया था जब आपने कहा कि हम चीजों को बहुत ही टैक्टिकली हैंडल कर रहे हैं, तो मैं इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ कि आप मान के चलिए कि अंतरिम सरकार जिनकी भी बनती है, वहां पर हर जगह पूरे विपक्ष में और वहां की पॉपुलेशन में भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जो शेख हसीना के उस कुर्सी पर होते होते नहीं था। मैं सिर्फ $14 बिलियन व्यापार की बात नहीं करती, बल्कि बाकी मायनों में भी पड़ोसियों के साथ अपने रिश्तों की बात करती हूँ, बांग्लादेश की। तो आपको लगता है कि वहां पर कोई चैलेंजेस हैं आपके लिए, सरकार के लिए? देखिए, मैं मानता हूं कि जब व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आने वाली सरकार जो है उसको भी अच्छे तरीके से जानना है, समझना है, और वो जानते भी हैं। जिस तरीके से वहाँ पर सेना के जनरल ने कह दिया है कि अंतरिम सरकार वहाँ पर आने वाली है, जिस तरीके से इस देश के तमाम कोऑपरेशंस उस देश के साथ हैं, उसको लेकर आने वाले समय में उस देश को भी साथ चलना ही पड़ेगा, उस सरकार को भी साथ चलना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान के जो लोग हैं, या फिर हिंदुस्तान की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर हिंदुस्तान का जो कोऑपरेशन किसी भी देश के साथ है, वो किसी सरकार के आधार पर नहीं है, वो कंट्री टू कंट्री है। और आने वाले समय में किसी भी स्थिति में कोई भी सरकार अगर होती है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वहां की माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखे। अगर इस देश के विदेश मंत्री इस बात को खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटीज के जितने भी प्रतिष्ठान हैं, अगर उन पर हमला हो रहा है तो वो चिंता का विषय है, उसको रोका जाना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी कर्ब किया जाना चाहिए और चीज़ों को सामान्य हालत में लाना पड़ेगा। आप एक चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ किस तरीके से रेडिकल्स लोगों ने जो चीज़ें वहाँ पर की हैं वो दिक्कतें पैदा कर रही हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप उस नफरत को जो है कल्टिवेट कर कर एक देश के खिलाफ या माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
और दूसरा एक और भी चीज़ है, यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि इस समय जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर शांति स्थापित हो। उसके लिए जितनी भी बरसकर कोशिश हमारी तरफ से होंगी, जितनी भी सरकार की तरफ से होंगी, वो सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो स्थितियाँ वहाँ पर बनी है, अब एक बात कही गई कि भाई सरकार जो है वहाँ पर तानाशाह थी या स्थितियाँ ऐसी बन गई या स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ का, किसी भी स्थिति का काउंटर अराजकता नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति का। अगर प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर एक देश के और वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अगर वो प्रधानमंत्री के वस्त्रों को लेकर और उस पर क्या क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, आप भी देख रही होंगी पूर्णिमा जी, तो मैं मानता हूं कि इसको आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र नहीं कहेंगे। अगर उस पर जो है कटाक्ष करके माइनॉरिटीज पर हमले कर उनको मारा जा रहा है, तो इसको आप आंदोलन नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं कहा जाएगा। और इसके ऊपर तमाम तरह की चीजें अगर हुई हैं और वो सब आपके सामने है, तो जब आप हिंदुस्तान में रहते हुए चीख चीख कर कहते हैं कि ये देखिए हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है, उनके ऊपर इस तरीके से दिक्कतें हो रही है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो एक हिंदुस्तानी होते हुए जब वहां पर माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत हो रही है और वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, तो उसको स्टूडेंट्स का प्रदर्शन कहकर कवर मत कीजिए, उसी तरीके से बोलिए जिस तरीके से हिंदुस्तान में बोलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है, जो स्थितियां बनी है वो पूरा दुनिया जानती है इस चीज को कि किस हिसाब से बनी है। जो आरक्षण की वहां पर बात चल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गिरा दिया था, सब जानते हैं। हाँ। अभी 2 महीने पहले का जो है यूएस के फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान था, ये देश और दुनिया जानती है, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है। पड़ोसी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारे लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो भारतीय हैं, वो सेफ रहे, जो आना चाहते हैं वो वापस आए, जो टाइज है वो स्टैब्लिश रहे और चीजें कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर पहुंचे। हम उसी के लिए कटिबद्ध हैं और वो हम करेंगे। ठीक है, पूनम जी से जवाब लेने से पहले कौशिक जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल शिवम 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उनका ये आंतरिक मसला है, हम उसमें कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं करते हैं। हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारे हिंदुस्तान के यदि बच्चे वहाँ पे हैं तो उनके साथ किसी तरह की कोई जाति ना हो, वो सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, उन्हें वापसी के लिए कुछ जो रास्ते हमें देखने होंगे वो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए यदि हम चिंता ही करते हैं तो चिंता करके क्या कर लेंगे हम आज के वक्त में। जो लोग वहाँ रुके हैं उन परिस्थितियों में वो पहले से भी वहाँ पे जी रहे हैं। आज यदि किसी तरह से हम छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, किसी तरह से, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यदि बांग्लादेश में कोई भी सरकार अंतरिम बनती है तो उस सरकार के साथ बेहतर संबंध बेहतर बनाते हुए हमारे आप ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियां हिंदुओं के लिए पहले भी वहां थी, उनके घर इसी तरीके से जलाए जाते थे। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। हाँ। इसलिए मैंने कहा कि परिस्थितियां ये आज के वक्त में पैदा क्यों हुई। वहां से जिस शासक के अगेंस्ट में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लोग अराजक हैं या जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां से आने के बाद में हिंदुस्तान में जो लोग वहां पे आंदोलनकारी हैं उनके जहन में ये बात है कि हमने जिसके अगेंस्ट में इतना बड़ा आंदोलन चढ़ा उसको शरण किसने दिया। थोड़ा सा जल्दी तो उसके वजह से ये परिस्थितियां पैदा होना स्वाभाविक है। ये कोई नहीं। शिवम जल्दी से अपना काउंटर रखेगा, 10 सेकंड दे पाऊंगी, फिर उसके बाद पूनम जी के पास। बस सिर्फ इतना कहना है कि सरकार लगातार कह रही है कि जो आने वाले समय में अंतरिम सरकार बनेगी, हम उसके साथ भी लगातार संवाद की स्थिति में है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन भी संवाद की स्थिति में है, और जहां तक वहां पर माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अत्याचार ना हो उसको लेकर भी हम कटिबद्ध हैं, उस पर लेकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आपका यह कहना कि भाई वहां पर जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर हम बोले या ना बोले उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर जब ये 2 बातों को जब आप मिक्स कर रहे हैं, इस देश में लगातार प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि वहां पर जो माइनॉरिटीज है उन पर अत्याचार नहीं हो रहे। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अत्याचार हो रहे तो अत्याचार जा रही है, सरकार कहने की हिम्मत रख रही तो उसको कवर मत कीजिए। बताने की जरूरत थोड़ी है। इस्कॉन में 300 लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, मत बुलवाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं। घर में, मंदिरों में किस तरीके से तोड़फोड़, इस्कॉन को किस तरीके से पूरा डैमेज कर दिया गया है, वो सब तस्वीरों में दिख रहा है। थोड़ी कोई अपने मन से कहानी जो भी सरकार वहां पे एस्टैब्लिश हो, हमारे देश की सरकार की कोशिश यही होगी कि उस सरकार के साथ। पूनम पंडित, मैं ये कह रही हूँ कि अगर इतनी समस्या सिर्फ उस एक आरक्षण की बात से थी, शेख हसीना के फैसले की वजह से थी, तो शेख हसीना के वहां से निकल जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था ना। रुक गया क्या वहां पर? देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे आपदाओं में अवसर खोजने वाले लोग नहीं होते। हाँ। आपदाओं में अवसर खोजने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे प्रवक्ता बैठे हैं सत्ता से, उनसे कि हम लोग इस बात में चिंता करें। अरे चिंता करना तो है ही, लेकिन हमारी जो सरकार है, जो वहां पे भारतीय हैं, उनको निकालने के लिए क्या कर रही है और उनको कुछ करना चाहिए। सिर्फ चिंता करना ही विषय नहीं है, उनको वहां से लाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो विश्व गुरु है।
एक तो मेरी कह ही बात चुके पूर्णिमा पूनम जी जी। पूरी नहीं हुई है अभी। पूनम जी वो तो देश कह के चुके कि देखिए हम वापस प्रधानमंत्री लाएंगे। जी 8,000 बहुत ला सारे चुके हैं क्या है, already। विश्व गुरु है। देखिए मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना था। पूनम जी, जब वहां पर दूसरी हर बात, एक देश में देश हमने के देखा कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु है, और पूनम मैंने जी। तो बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे थे पूर्णिमा जी कि पापा ने वॉर रुकवा दी, तो वॉर रुकवा दी तो ये वाली वॉर भी रुकवा दी वो, है ना। बिना- वहां के भारतीय जितने भी अल्पसंख्यक ठीक है, हैं, ठीक। कोई भी व्यक्ति है, ठीक उनको है। भारत लाने की थोड़ा सा तैयारी समय की मुझे, जानी ठीक है। चाहिए।